गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YDCC स्टडी पॉइंट में, जहां हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उम्मीद है आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको एलिमेंट के मॉडर्न क्लासिफिकेशन और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया था कि कैसे अर्लियर पीरियोडिक टेबल जिसमें 63 तत्व थे उन्हीं को डेवलप करके, उन्हीं को विस्तारित करके, एक्सटेंड करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया गया। इसके अतिरिक्त हमने बच्चे यह भी बताया था कि अर्लियर पीरियोडिक टेबल में प्रारंभिक आवर्त सारणी में एटॉमिक मास को कॉन्सेप्ट लिया गया था, एटॉमिक मास को आधार माना गया था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मूल विचारधारा थी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी बताया था कि 63 एलिमेंट वर प्रेजेंट इन अर्लियर पीरियोडिक टेबल, अर्ली पीरियोडिक टेबल, वाइल 118 तत्व मौजूद थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आइए बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हिंदी में इसे आप बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हिंदी मीनिंग होता है बच्चे आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब आजकल का जो आवर्त सारणी है उसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहेंगे। तो बच्चे अगर बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो ये भी बटा हुआ था ग्रुप में और पीरियड में। बस अंतर यह था कि पहले और आज भी पीरियड की संख्या 7 ही है, जबकि ग्रुप पहले 8 था जो बढ़ करके 18 हो गया। मीन्स ओनली ग्रुप एक्सटेंडेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर आप पिछले पीरियोडिक टेबल और वर्तमान की पीरियोडिक टेबल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि दोनों ही केस में पीरियड अर्थात आवर्त की संख्या बराबर थी, जबकि अगर बात करें समूह की, ग्रुप का हिंदी अर्थ होता है समूह, तो समूह जो थे वो 8 से बढ़कर 8 थे और बढ़कर 18 हो गए, अर्थात 10 समूहों की वृद्धि हो गई। तो चलिए पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि ग्रुप और पीरियड क्या हैं और इनका पीरियोडिक टेबल में क्या योगदान होता है। तो अगर बात करें बच्चे ग्रुप की, तो ग्रुप जो है ये एक वर्टिकल लाइन है, ध्यान दें वरना फिर कॉन्सेप्ट छूटेगा। वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको लाइंस करिए, रेखाएं कई सारे होते हैं। अब ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब यह है जो टॉप टू बॉटम आती है, ऊपर से नीचे आती है। मीन्स ऊर्ध्वाधर लाइंस जो हैं वो टॉप टू बॉटम, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आती है। तीर नीचे की तरफ दिखा रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम आ रही है। इसके अलावा अगर किसी ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में वैलेंसी को बताने की क्षमता होती है। आगे जब हम लोग पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा कि वैलेंसी क्या है। आप बस ये अभी समझ लें कि किसी भी ग्रुप से हमें उस एलिमेंट की, किसी तत्व के वैलेंसी के बारे में पता चलता है। मतलब ग्रुप जो है वो संख्या में 18 होता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ऊपर से नीचे गमन करती है और संयोजकता को बताती है।
जबकि अगर बात करें आप पीरियड की तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस अर्थात क्षैतिज रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं जो लेफ्ट टू राइट बाएं से दाएं गति करती है, तो इसको आप ऐसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीरियड जो है ये नंबर ऑफ सेल्स अर्थात कोषों की संख्या बताती है पीरियड। तो अगर बात करें ग्रुप की तो ग्रुप बताता है संयोजकता के बारे में, जबकि पीरियड आवर्त बताता है कि उस तत्व के पास कुल कितने कोष हैं, कुल कितने अक्ष मौजूद हैं। तो उम्मीद है आपको यहां तक पॉइंट समझ में आया होगा। पॉइंटों को नोट कर लें, फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद है बच्चे आपने पॉइंट को नोट कर लिया होगा। तो आइए टॉपिक को और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो दो शब्द हमने लिखा था, नंबर 1 वैलेंसी एंड नंबर 2 नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, तो देखिए वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है बच्चे, संयोजकता जो है ये किसी भी तत्व के एलिमेंट की रिएक्टिंग पावर को दर्शाती है, रिएक्टिंग पावर को इंडिकेट करती है। मतलब किसी तत्व की अभिक्रियात्मक शक्ति को, अर्थात वो कितना ज्यादा अभिक्रिया करेगा उसको समझाती है, बताती है। जबकि अगर बात करें नंबर ऑफ सेल्स की, जिसको आप हिंदी में कोषों की संख्या कहते हैं, कोषों की संख्या कहते हैं, तो कोषों की संख्या बताते हैं बच्चे एलिमेंट्स की, तत्व की एटॉमिक साइज के बारे में। मतलब कि समझिए बात को, वैलेंसी जो है किसी तत्व के रिएक्टिंग पावर, रिएक्टिविटी को दर्शाता है, अभिक्रियता को दर्शाता है। जबकि नंबर ऑफ सेल्स जो है, कोषों की संख्या जो है, वो किसी तत्व के आकार या उसके वृद्धि के बारे में, परमाणु के आकार के बारे में जानकारी देता है। अब आइए इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। अगर प्यारे बच्चे बात करें हम वैलेंसी की, तो कोई एलिमेंट मान लीजिए ए है, तो ये तब तक अभिक्रिया नहीं करेगा बच्चे जब तक ये अपने पास मौजूद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को त्याग न दे, या उसके पास जो कम इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण न कर ले। अर्थात दो तरह के तत्व होते हैं। पहले ऐसे जिनके पास तय इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स चाहिए 10 लेकिन इलेक्ट्रॉन है 12, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं बच्चे जिनको चाहिए 10 लेकिन है 8। तो दो केस होता है। मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, स्टेबल मतलब परमानेंट होने के लिए, और एक तत्व ए है जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और एक तत्व बी है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। खूब अच्छे से पॉइंट को समझिए बच्चे। तो ये टेंडेंसी बनती है, यह प्रवृत्ति बनती है कि ए जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ए जो है ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 12 से ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जो कि स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए जितने भी तत्व हैं वो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को या तो त्यागते हैं, लॉस करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं। तो जो एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं
उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, विद्युत धनात्मक तत्व। जबकि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जिनमें कमी होता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 10 होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो स्टेबल होगा। तो इसी तरह बच्चे स्टेबिलिटी को पाने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आए और कोई बात समझ में ना आए, अगर मान लीजिए सवाल पूछा है कि क्यों मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्यों सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्यों क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इन सबका एक लाइन में उत्तर हो जाएगा, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, मतलब विद्युतीय अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए ये सब क्रियाएं होती हैं। और आप यह भी जानिए, यह भी समझिए कि जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं इसी इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी या न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक, यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार मान लीजिए हम लोग शादी विवाह में आरओ वाटर के लिए बोतल लाते हैं, तो बोतल को जब आप इन्वर्ट करते हैं, पलट देते हैं, तो तब तक पानी फ्लो करता रहता है जब तक एक निश्चित वाटर लेवल मेंटेन नहीं हो जाता है, जब तक साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं हो जाता है। जब आप 11th में जाएंगे तो इक्विलिब्रियम का हर कॉन्सेप्ट आपको विस्तार से समझाया जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब आप समझ लीजिए बैलेंस। मान लीजिए कि मेरे हाथ ए और बी है, तो ए और बी तब तक मोशन करेंगे जब तक ये एक दूसरे के बराबर ना आ जाए। फिर समझिए, 2 तत्व हैं, ये ए है घड़ी वाला और ये बी है, दोनों 2 दिशाओं में है, तो एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, और ये प्रक्रिया तब तक होगा जब तक ये दोनों आपस में बराबर न हो जाए। तो जिसके पास ज्यादा होता है वो लॉस कर देता है, दानी हो जाता है, और जिसके पास कमी होता है वो कर्ण की तरफ कर्ज लेता है और कर्जदार हो जाता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है बच्चे केमिस्ट्री में, और यही अधिकांश बच्चे मात खा जाते हैं। तो आपको सावधान रहना है और हर पॉइंट को खूब अच्छे से समझना है। तो वैलेंसी क्या है बच्चे? तो वैलेंसी जो है ये एक टेंडेंसी है। क्या है? ये एक टेंडेंसी है, मतलब ये एक प्रवृत्ति है, नेचर है। किस चीज की? टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। फिर से सुनिए, वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट आइदर टू लॉस और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम लोग संयोजकता वैलेंसी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लें और फिर हम आगे समझें। तो उम्मीद है आपने पॉइंट को समझ लिया होगा, कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि क्यों केवल ग्रुप की ही संख्या बढ़ी, पीरियड की संख्या यथावत रही। मीन्स अगर हम बात करें अर्ली पीरियोडिक टेबल में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अर्ली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो पहले 8 ग्रुप और 7 पीरियड होते थे। 8 ग्रुप 7 पीरियड। लेकिन मॉडर्न की बात करें तो 18 ग्रुप और 7 पीरियड होते थे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि ग्रुप की संख्या बढ़ रही है जबकि पीरियड की संख्या 7 के साथ ही यथावत बनी हुई है, जबकि ग्रुप की संख्या में 10 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसा क्यों होता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई खुरापाती आदमी होगा तो जरूर आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि बच्चे आप बताइए कि क्यों पीरियड की संख्या 7 ही है जबकि ग्रुप की संख्या 8 से 18 हो गई।
मतलब जब पीरियोडिक टेबल को विस्तारित किया गया, एक्सटेंड किया गया, तो क्यों केवल ग्रुप को ही बढ़ाया गया, विस्तारित किया गया। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें पीरियड की, तो जस्ट पहले हमने आपको समझाया है कि किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड होता है वो उसके नंबर ऑफ सेल्स को दर्शाता है। अर्थात अगर फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है तो एक गोला, सेकेंड पीरियड का है तो 2 ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड का है 3 ऑर्बिटल, फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है तो 4 ऑर्बिटल जिसको आप सेल्स भी कह रहे हैं, फिफ्थ का है तो 5, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही सिक्स्थ में 6, सेवेंथ में 7 पीरियड, सेवेंथ पीरियड में 7 सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स 7 होंगी। तो आप इस तरीके से समझ लो कि ये जो सेल्स हैं ये एक कमरे को दर्शाती थी। अर्थात एटम को घर अगर आप मानते हैं तो पहले फर्स्ट ग्रुप वाले एटम में केवल एक कमरा, दूसरे पीरियड के एलिमेंट में 2 कमरा, तीसरे पीरियड के एलिमेंट में 3 कमरा, फिर 4 कमरा, फिर 5 कमरा। तो आप आसानी से समझ रहे हैं कि जैसे जैसे पीरियड की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कमरों की या सेल्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है। और आप जानते हैं कि अगर एक कमरे का मकान रहेगा तो छोटा सा रहेगा, लेकिन 5 कमरे का मकान रहेगा तो ज्यादा स्पेस ग्रहण करेगा। तो इसी प्रकार बच्चे जैसे जैसे पीरियड की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे साइज जो है, आकार जो है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए हमारे घर पे 5 कमरे हैं और शादी विवाह के उत्सव पे जनरली हमारे घर पे 10 लोग रहते हैं और 20 लोग और अतिथि के तौर पे आ गए, तो हम कमरों को नहीं तोड़ते हैं, कमरों को नहीं बढ़ाते हैं, जबकि उन अतिथियों को जैसे तैसे उन्हीं कमरों में एडजस्ट करते जाते हैं। उसी प्रकार बच्चे अगर बात करें पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी में भी जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो पीरियड को बराबर इसलिए रखा गया क्योंकि पीरियड जो थी वो नंबर ऑफ सेल्स को इंडिकेट करती थी। आप खुद कल्पना करिए कि अगर इनकी संख्या को 7 से बढ़ा के 17 कर दिया जाता तो 17th पीरियड में 17 ऑर्बिटल होता था, जो कि बहुत उठ पटांग लग रहा है, और उस समय भी उठ पटांग ही होता भी था। फिर से समझिए, देखिए अगर पीरियड की संख्या 7 के जगह बढ़ा के 17 या 15 या 10 कर दिया जाता तो पीरियड के साथ ही साथ बच्चे नंबर ऑफ सेल्स भी तो बढ़ जाता, मतलब कमरों की या अक्षकों की संख्या बढ़ जाती। तो इस बात से बचने के लिए उस समय के जो महान वैज्ञानिक थे उन्होंने यह कहा कि ऐसा करते हैं कि पीरियड को नहीं बढ़ाते हैं, पीरियड को उतना ही रखते हैं, ग्रुप को बढ़ा दिया जाए ताकि अलग अलग ग्रुप में प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग तत्वों को रख दिया गया। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है बच्चे कि किसी ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी पोसेस करते हैं। तो यही कारण है कि पीरियड की संख्या यथावत रही, नहीं बदली, जबकि ग्रुप की संख्या 8 से 18 हो गया। अब आगे बढ़ाए पॉइंट को, तो देखिए ये हो गया ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अप टू 18 तक, और ये ग्रुप है सारा, जी से इंडिकेट करें, और ये पीरियड है 1 2 3 4 पी 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 पी। और याद रखें कि ग्रुप और पीरियड के मतलब समूह और आवर्त के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, जहां दो रेखाएं आपस में स्पर्श करती हैं, कट करती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। तो जितने भी तत्व थे प्यारे बच्चों वो इन्हीं ग्रुप और पीरियड के इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु पे स्थित होते थे। तो अगर भविष्य में आपसे कोई पूछता है कि क्यों पीरियड की संख्या नहीं बढ़ाया गया, ग्रुप की संख्या बढ़ाया गया, तो आप उसको अपनी भाषा में समझा सकते हैं कि
अगर हमारे यहाँ 10 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो हम लोग कमरे तोड़कर नया कमरा नहीं बनाते हैं, बल्कि उन अतिथियों को उन्हीं कमरों में एडजस्ट करते हैं। अर्थात पीरियड की संख्या 7 ही रही, लेकिन ग्रुप की संख्या बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक को मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें नोट करने लायक कुछ हमें दिख नहीं रहा है, और सीधे अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फर्दर क्लासिफिकेशन में, अग्रिम वर्गीकरण में। इसे आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट बेस पे आधारित था, विचारधारा की बात थी। देखिए, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आप बात करते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 118 तत्वों को शामिल किए हुए हैं। 118 तत्व, जिनमें से कुछ जो है ये मेटल हैं, धातु, कुछ जो है नॉन मेटल्स हैं, अधातु, और कुछ जो है वो मेटेलॉइड्स हैं, अर्थात उपधातु। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, जिनमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं। ठीक है, अगर बात करें धातु की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फेरस, कॉपर, गोल्ड, etc। अगर बात करें नॉन मेटल की तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, etc। अगर बात करें आप उपधातु की तो इसका हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, etc। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 तत्वों को धारण करता है, जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलाइट्स भी हैं, और सबके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो 2 तरह के एलिमेंट को धारण करता है। पहले वो जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, और दूसरे वो जिन्हें हम साइंटिस्टों ने, युवाओं ने बनाया है। तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल एलिमेंट्स, प्राकृतिक तत्व। जबकि जो इंसानों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा लैब में, प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, उसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल और मैन मेड एलिमेंट्स। आर्टिफिशियल और मैन मेड एलिमेंट्स। तो आप इसको नोट कर लें, और आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप पता करके आएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल हैं, कितने नॉन और कितने मेटेलॉइड्स हैं। मीन्स पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल हैं, मेटल की संख्या कितनी है, कितने नॉन मेटल हैं इनकी संख्या, और कितने मेटेलॉइड्स हैं इनकी संख्या। इन तीनों की व्यक्तिगत संख्या आप पता करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आपने अपना होमवर्क ईमानदारी पूर्वक किया है। तो आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो नोट कर लिया होगा, नेचुरल एलिमेंट का अर्थ होता है प्राकृतिक तत्व, जो नेचर में, प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व रखते हैं। और आर्टिफिशियल का अर्थ है बच्चे मानव निर्मित या कृत्रिम, इंसान द्वारा बनाया गया। अगर बात करें नेचुरल की तो सूर्य जो है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है। जबकि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, विद्युतीय बल्ब जो है, वो आर्टिफिशियल सोर्स है, मानव निर्मित स्रोत है प्रकाश का। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो आपको 2 काम करने हैं, कॉपी उठा के तुरंत नोट करना शुरू करिए। पहला काम पता करना है
कि कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं और कितने मेटलॉइड्स हैं। अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में धातु, अधातु और उपधातु की संख्या को बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के पता करने के बाद। और साथ ही साथ आपको अपने कॉपी पे जहां तक हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में पढ़ाया है अब तक 5 दिनों में, उसको तो बच्चे आपको सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की संख्या को कमेंट बॉक्स में लिख देना है अपने अपने कमेंट बॉक्स में। और दूसरा काम यह करना है प्यारे बच्चों कि आप आज पूरा जहां तक हमने 5 दिनों में पढ़ाया है मंडे टू फ्राइडे आज तक का, आप उसको नोट्स से पढ़ेंगे, वीडियोस को देखेंगे और आपके मन में जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको एक पेज पे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे और आप उस क्वेश्चंस का फोटो लेके ग्रुप में जो कि YDCC स्टडी पॉइंट है उसमें आप फॉरवर्ड करेंगे, ताकि कल जब महामैराथन क्लास हम स्टार्ट करें तो हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त किया जाएगा। आप अपने लाइफ को एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।